बात 18 अक्टूबर की है, यानी 2 महीने पहले की। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम रात 11 बजे सोफियान के नदी गाम इलाके के एक घर में दस्तक देती है। घर के लोग सो रहे थे। एक लेडी दरवाज़ा खोलती है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि क्या इरफान अहमद घर पर हैं। इरफान अहमद वागे भी उस वक्त सो रहा था। इसके बाद पुलिस इरफान अहमद वागे को जगाती है और अपने साथ उसे लेकर थाने पहुंच जाती है। इरफान अहमद वागे श्रीनगर के पास नौगाम की एक मस्जिद में इमाम था और उसे लोग वहाँ के मुफ्ती कहकर बुलाया करते थे। उम्र सिर्फ 24 साल। तीसरी क्लास तक इरफान अहमद ने पढ़ाई की। इसके बाद फिर उसने धार्मिक शिक्षा ली और फिर पहुँच गया देवबंद, वहाँ से मुफ्ती की तालीम लेने के लिए। यानी स्कूलिंग के हिसाब से सिर्फ तीसरी क्लास तक ये पढ़ा था। तो 18 अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर पुलिस अब इरफान अहमद यानी मुफ्ती इरफान अहमद को अपने साथ ले जा चुकी। 24 घंटे बीतते नहीं है कि 19 अक्टूबर को अचानक उसी नौगाम में जिस मस्जिद में मुफ्ती इरफान अहमद काम करता था, नमाज पढ़ाता था, उसके इर्द गिर्द और वहाँ की कुछ दुकानों में उसके बाहर एक पोस्टर दिखाई देता है जो रात के अंधेरे में किसी ने चिपकाया था। उस पोस्टर पर इंडियन फोर्सेस के बारे में तमाम बुरी बातें लिखी हुई थी। इसी पोस्टर को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। अब जैसे ही मुफ्ती इरफान अहमद की गिरफ्तारी होती है, इसके बाद उससे पूछताछ के बाद अब धड़ाधड़ कुछ और गिरफ्तारियां होती हैं। इनमें से एक था आरिफ निसार डार, दूसरा यासिरुल अशरफ और तीसरा मकसूद अहमद डार। ये तीनों उसी जो जहाँ का ये रहने वाला था, सोफियान के नदी गाम एरिया का, उसके पड़ोसी थे। अब इन सब से पूछताछ करने के बाद धीरे धीरे फिर आगे ऑपरेशन चलता है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद इरफान अहमद वागे का इस पूरे मॉड्यूल में क्या लेना देना। एक तीसरी क्लास तक पढ़ा शख्स जो फिर धार्मिक शिक्षा लेता है और उसके बाद मुफ्ती की पढ़ाई करता है। तो ये पहली कड़ी थी, एक क्लरिक, एक इमाम, एक मुफ्ती, जिसके ज़रिए इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा हुआ था। इसी इरफान अहमद वागे के बयान के बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने कुछ नाम आते हैं और उनमें से एक था डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल, जिसको इरफान अहमद जानता था। डॉक्टर मुजम्मिल श्रीनगर के जिस हॉस्पिटल में जब नौकरी करता था, तब एक रोज़ यही मुफ्ती इमाम अहमद एक पेशेंट को लेकर उस हॉस्पिटल में गया और वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। और फिर ये मुलाकात धीरे धीरे एक ऐसे नापाक रिश्ते में बनता चला गया जिसका अंजाम आने वाले दिनों में हमको देखने को मिला। तो ये पहला मुफ्ती था इरफान अहमद, जिसका ताल्लुक़ कश्मीर से था और जिसके बाद इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ। फिर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच की। जांच करने के बाद एक एक कर फिर डॉक्टरों का नाम सामने आया। डॉक्टर मुजम्मिल, फिर डॉक्टर अदील, फिर डॉक्टर शाहीन, फिर डॉक्टर उमर। तो ये जो सारे खुलासे होते गए, असल में इसकी शुरुआत डॉक्टर इरफान अहमद से हुई थी, मुफ्ती से। इरफान अहमद मुजम्मिल का जानकार बना हॉस्पिटल से, और उसी हॉस्पिटल में जब वो पहली बार मरीज़ को लेकर गया, जब जान पहचान हुई, वहीं से उसने मुजम्मिल का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। अब कश्मीर का ये चैप्टर ख़त्म होता है, उसके बाद एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है कश्मीर से करीब 800 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में। फरीदाबाद के धौज एरिया में एक और मौलाना, एक और इमाम, और इस इमाम का नाम मौलाना इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद का संबंध सीधे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन नौकरी करते थे। ये मौलाना इश्तियाक उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक मस्जिद है जिसमें इमाम की नौकरी करता था। इसकी सैलरी थी 10,000 रुपये।
बाकी कुछ दूध वूध का बिजनेस था, उससे भी पैसे आ जाते थे। इसी मौलाना इश्तियाक का एक घर था धौज में, जो उसने किराए पर दिया था डॉक्टर मुजम्मिल को, और ये वही घर था जहाँ से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट 9 नवंबर को बरामद हुआ। मौलाना इश्तियाक भी डॉक्टर मुजम्मिल का करीबी था। तो कश्मीर का एक मौलाना और फरीदाबाद का एक मौलाना, और इन दोनों का सीधे कनेक्शन डॉक्टर मुजम्मिल से। एक ने ब्रेन वॉश किया, दूसरे ने मिशन या ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ठिकाना दिया, जगह दिया, अपना घर दिया, जिस घर में धीरे धीरे करके अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल में बारूद का जखीरा जमा किया जा रहा था। तो इस पूरी कहानी में जैश ए मोहम्मद का नाम बेशक है, डॉक्टरों की एक पूरी टीम गुट है जिसको भर्ती किया गया, लेकिन इन दो लोगों का रोल सबसे बड़ा था। कश्मीर के मुफ्ती इरफान अहमद का और फरीदाबाद के मौलाना इश्तियाक का, क्योंकि इन दोनों ने आगे का काम ब्रेन वॉश करना या फिर रेडिकलाइज करना, ये काम इन्होंने अपनी तरफ से अंजाम दिया। और इन दोनों के परिवार वालों को ये पता ही नहीं कि ये इन लोगों के असल में पीछे का काम क्या है। हालांकि इरफान अहमद के बारे में ये है कि पुराना ताल्लुक़ रहा है कुछ आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों से। जो फरीदाबाद का इमाम है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है, वो असल में मेवात का रहने वाला है, और इसी मेवात के करीब नू से भी अमोनियम नाइट्रेट एक भारी मात्रा में ख़रीदा गया था। इन दोनों के बारे में जब पता चला तो जम्मू कश्मीर पुलिस पहले तो 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर ही चुकी थी इरफान अहमद को। उसके बाद जब फरीदाबाद में दबिश डाली गई तो फिर मौलाना इश्तियाक को भी पकड़ा गया और इन दोनों को ले जाया गया। अब सवाल ये, इन दोनों ने क्या रोल प्ले किया इस टेरर के नए मॉड्यूल के लिए कि तुम कुछ नया प्लान करो। और सबसे हैरत की बात यह है कि एक तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ शख्स, एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर जो MBBS है, MD है, उसका ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है, उसको गुमराह कैसे कर सकता है। मतलब अगर इतने पढ़े लिखे लोग गुमराह हो सकते हैं तो फिर अंदाज़ा लगाइए बाकी का क्या होगा। और कहते हैं कि अगर एक शख्स को आप गुमराह कर दें, उसका ब्रेन वॉश कर दें, उसको रेडिकलाइज कर दें, तो फिर वो शख्स और भी ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि वो ना जाने आगे कितने ऐसे लोगों को कर सकता है, क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा है। कुछ ऐसी एक्सपर्ट से मैंने ये बात करके जानने की कोशिश की इन लोगों का ब्रेन वॉश होता कैसे। हालांकि बहुत पहले जब पार्लियामेंट अटैक हुआ और अफजल गुरु का इंटरव्यू किया था, तब भी मैंने ये सवाल पूछा था, और अफजल गुरु ने तब कहा था कि वो तो मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम करता है, वो सारा अपना बिजनेस में लगा रहता है। फिर उसे कुछ लोगों ने परेशान किया और फिर एक मौलाना ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, और इसीलिए वो इन आतंकवादियों की मदद करने लगा। अफजल गुरु भी बेहद पढ़ा लिखा था, और यहाँ तो इस टीम में जितने हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर अदील, ये सब MBBS MD, इनमें से तो कुछ नीट के टॉपर हैं कश्मीर के। तो एक तीसरी क्लास पढ़ा हुआ शख्स MBBS और MD जैसी काबिलियत रखने वाले इतने पढ़े लिखे लोगों को कैसे गुमराह कर सकता है। तो जितने जानकार थे, जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि असल में जो पढ़े लिखे शख्स होते हैं उनको गुमराह करना ज़्यादा आसान होता है। मेरी सोच अलग थी, पर उन्होंने उल्टा बताया। उन्होंने कहा एक कम पढ़े लिखे लोगों को समझाना, कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पढ़े लोगों को गुमराह करना थोड़ा सा आसान होता है। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि वो जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो इस दुनिया की पढ़ाई लिखाई होती है। डॉक्टरी करनी है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन एक तीसरी क्लास पढ़ा हुआ शख्स, उसका इसलिए दिमाग घुमा देता है कि वो कहता है कि ये सब तो तुम दुनिया के लिए कर रहे हो, ऊपर के लिए भी कुछ, आखिरत के लिए भी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें इस तरफ भी थोड़ा काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ये बात धीरे धीरे, वो एक दिन में नहीं, एक वक्त में नहीं, इस तरह की सोच बदलते हैं। चलते फिरते जब मिलेंगे, एक दो लाइन कुछ ऐसी बोल देंगे और वो लाइन उसके दिमाग में बैठ जाएगी, और फिर उसे भी लगने लगता है यार मैं ये क्या कर रहा हूँ।
तो फिर धीरे धीरे वो उनकी बातों में आ जाता है। लेकिन ये अपने आप में हैरत की बात है कि एक दूसरी तीसरी चौथी क्लास का पढ़ा हुआ शख्स कैसे इतने पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो उसे ये भी कहा जाता है कि जो तुम्हें सिखाया पढ़ाया जा रहा है इससे किसी से शेयर नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें माँ बाप, बीवी, बच्चों तक को पता नहीं होता है कि उनका बच्चा या पति या उसके पिता क्या कर रहे हैं। जो बाटला हाउस हुआ था एनकाउंटर, उसके जितने लड़के थे आजमगढ़ के थे। आजमगढ़ में उनकी फैमिली को यही पता था कि ये लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि ये सब टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इनके इस पूरे मॉड्यूल और उसका ऑपरेशन का एक पार्ट होता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, ये सिर्फ राज है, अपने तक रखना है और ये अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं करना है। और इसीलिए जब ऐसा खुलासा होता है और पुलिस या एजेंसियाँ ऐसे घरों पर दस्तक देती हैं तो माँ बाप का अक्सर आपने टीवी पे या अखबारों में यही बयान सुना होगा कि हमें तो यकीन नहीं है, हमारा बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे ने ही उनसे छुपाया हुआ कि वो असल में क्या कर रहा है। यही काम इन दो मौलाना ने इन डॉक्टरों को रेडिकलाइज करने या गुमराह करने के लिए किया। कश्मीर से शुरुआत हुई, अब ये फरीदाबाद पहुंचे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इन्हें दूसरे मौलाना का साथ मिला। अब डॉक्टर मुजम्मिल जो था वो इनमें सीनियर था। डॉक्टर मुजम्मिल को ही इस दूसरे मौलाना ने अपना कमरा किराए पर दिया, जिसमें से ये 350 किलो बारूद मिले। अब डॉक्टर मुजम्मिल इसी कमरा किराए पर लिया, लेकिन असल में वो हॉस्टल में रहता था अल-फलाह यूनिवर्सिटी के। जिस हॉस्टल में वो रहता था बिल्डिंग नंबर 17 और रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 था। और ये रूम नंबर जो 13 था, कहते हैं कि ये बिल्कुल उस लैब के करीब था यूनिवर्सिटी के जहाँ बच्चे जाकर रिसर्च करते हैं। और कहा जाता है कि उस लैब के करीब रहने का भी इसने फ़ायदा उठाया। उस लेबोरेटरी में कैसे अमोनियम नाइट्रेट और बाकी चीज़ों से मिलाकर बॉम्ब तैयार किया जा सकता है, ये उसने चुपचाप वहाँ काम किया। जो अब तक की एजेंसियों ने जांच की उसके बाद ये सामने खुलासा आया। तो इसी रूम नंबर 13 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक तरह से ये मीटिंग रूम भी था। डॉक्टर मुजम्मिल चूँकि वहीं रहता था, डॉक्टर उमर चूँकि वहाँ नौकरी करता था, डॉक्टर शाहीन वहीं नौकरी करती थी। तो इन लोगों की और इनके ग्रुप से जुड़े हुए बाकी लोगों की जब भी कोई सीक्रेट मीटिंग होती थी तो इसी रूम नंबर 13 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की होती थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे जब ये सब काम करना शुरू किया तो जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से जुलाई और अगस्त से इन्होंने अब बारूद का ज़ख़ीरा इकट्ठा करने का प्लान बनाया। अब आजकल उन्हें पता है RDX या फिर PTN इस तरह की चीज़ें लाना, ढोना, उसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा जोखिम भरा काम है। तो इन्होंने कहा कुछ नया तरीका अपनाते हैं। तब इनके दिमाग में आया क्यों ना अमोनियम नाइट्रेट यानी एनफो का इस्तेमाल करते हैं इस ब्लास्ट में। एनफो मीन्स अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल। अब ये वो चीज़ है अमोनियम नाइट्रेट जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसकी वजह है असल में इसका इस्तेमाल या तो खेती बाड़ी के लिए किसान करते हैं खाद के तौर पर, या फिर खदानों में एक तय जगह पर ब्लास्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुश्किल से 100-200 रुपये किलो जो है ये आसानी से मिल जाता है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट से बहुत सारे ऐसे आतंकवादियों ने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद इसकी ख़रीद फ़रोख्त को लेकर बहुत सारी बंदिशें भी लगाई सरकार ने। अब यह है कि अगर कोई किसान ख़रीदता है तो उसका आधार कार्ड लेना पड़ेगा, एक तय मात्रा से आप उसको ज़्यादा देंगे नहीं। उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसकी भी जान पहचान होनी चाहिए, उसमें GPS लगा होना चाहिए। ये सारे रूल्स हैं अमोनियम नाइट्रेट के लिए, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट के लिए ये सारी इसलिए चीज़ें हैं कि है तो ये खाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाला या खदानों में ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन कहीं अगर आपने इसका डीजल, केरोसिन तो ऑयल या हाइड्रोकार्बन जैसी किसी भी ईंधन सोर्सेस के साथ इसका इस्तेमाल किया तो ये किसी भी बॉम्ब से के बराबर ही घातक हो सकता है। और ऐसे कई इंसिडेंट हुए। अपने देश में अमोनियम नाइट्रेट से इससे पहले हमला हो चुका है। एक पुणे में जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ था। ये बात है 2010 की,
जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। इस जर्मन बेकरी में पहली बार अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था ब्लास्ट के लिए, उसी फ्यूल ऑयल के साथ। इसके बाद 2011 में मुंबई में एक ट्रिपल ब्लास्ट हुआ था, ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार और दादर में। इसमें भी कहते हैं कि इसमें तब RDX के साथ अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। ये दूसरा इंसिडेंट था। इससे पहले 2006 में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था सीरियल, जिसमें से 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसमें भी RDX के साथ अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। और कई अमोनियम नाइट्रेट तो ऐसे थे जो फ्यूल के साथ टिफिन बॉक्स में बॉम्ब बनाया गया था, जिसका इस वजह से नुकसान हुआ। और अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में अमोनियम नाइट्रेट का बहुत सारा इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका में ओक्लाहोमा शहर में इसी अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट में 168 लोगों की जान गई थी, और ये तब वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट से होने वाला सबसे ख़तरनाक ब्लास्ट था। इसके अलावा अभी 2020 में 5 साल पहले की बात है, जब बेरूत में कहते हैं कि करीब 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। अमोनियम नाइट्रेट अगर आप देखें तो जैसे एक वाइट हार्ड चीज़ होती है, गोल गोल सी, जैसे साबूदाना होता है। अगर आपने साबूदाना देखा होगा, बस समझ लीजिए उससे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा, और इसको लाना ढोना सस्ता, ईजिली मिल जाता है। और कायदे से इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं कि उसको देखते हुए इसकी ख़रीद फरोख्त पर जो और बंदिश या नज़र रखनी चाहिए, शायद वैसी है नहीं। कोई भी किसान, कोई भी जिसकी खदान में ब्लास्ट करना है, वो आसानी से ख़रीद सकता है, और ये महंगा भी नहीं है, 200-300 रुपये किलो है। इस ग्रुप ने, इस मॉड्यूल ने जुलाई अगस्त से अमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा किस्तों में ख़रीदना शुरू किया, और प्लान ये था कि एक आदमी एक ही दुकान से बार बार नहीं खरीदेगा। इन्होंने 3 लोकेशन चुने, और उन 3 लोकेशन के कई दुकानों को चुना। उनमें एक था यही फरीदाबाद, दूसरा था गुरुग्राम, और तीसरा था नूह। इन 3 जगहों से 4 महीने में इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा ख़रीदना शुरू किया, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, छोटे छोटे मकदार में, ताकि दुकानदार को भी शक ना हो। और ये ख़रीदते गए और लाकर जमा करते गए। डॉक्टर जो है मुजम्मिल, उसने जो इमाम इश्तियाक, उसका किराए का घर ही इसी मकसद से लिया था, क्योंकि ऑलरेडी वो हॉस्टल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 में, लेकिन उसे एक कमरा चाहिए था, और ये कमरा ऐसी जगह पर था कि जहाँ पर मतलब कोई शक भी नहीं कर सकता कि क्या है यहाँ पर। तो वो ला कर वो ज़ख़ीरा रखता था। अब अमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा रखना भी कोई अपने आप में जोखिम भरा काम तो है नहीं, लेकिन फिर उसे लगा कि ज़ख़ीरा और ज़्यादा है। तो बाद में इसी मौलाना इश्तियाक के घर से, यहाँ से तो 350 किलो मिला, वहाँ से लगभग 2500 किलो, मतलब 2500 किलो से ज़्यादा इसी मौलाना इश्तियाक के घर पर जब दबिश डाली गई तो वहाँ से बरामद हुआ। तो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट 4 महीने से जमा हो रहा है। लेकिन कमाल ये है, हमारी एजेंसियों को, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं। इस मॉड्यूल ने जब काम करना शुरू किया, जब ये घाटी से निकले, अल-फलाह यूनिवर्सिटी आने का इनका मकसद तभी से था, क्योंकि ये पहले मुफ्ती इरफान अहमद के संपर्क में आ चुके थे। उसके बाद वहाँ से वो निकले। वहाँ से निकलने के साथ ही उन्हें टास्क मिल चुका था कि अपनी टीम बनाओ, और एक डॉक्टरों की टीम हो जिस पे लोगों को शक कम हो। ऑलरेडी इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, और उसके बाद टारगेट बाद में बताया जाएगा। तो पहले बॉम्ब बनाना था। बॉम्ब के लिए नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट का इन्होंने यूज़ करने का सोचा। उसको किसी भी डीजल, केरोसिन तेल या फिर पेट्रोल के साथ मिलाकर, फ्यूल ऑयल के साथ। अक्टूबर में जम्मू कश्मीर पुलिस पहली बार इस मौलाना को जब पकड़ती है, उसके बाद ये नवंबर का महीना। उससे पहले से करीब साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए जब ये एक एक कर, एक सहारनपुर पहुंचता डॉक्टर अदील, बाकी के 2 पहुंचते हैं यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी। लेकिन किसी को भी इनकी टीम, इनके मॉड्यूल, इनके ऑपरेशन के बारे में भनक नहीं है। 2900 किलो बारूद, एक तरह से अमोनियम नाइट्रेट, इन्होंने जमा कर लिया, किसी को भनक नहीं। ये छोटी मात्रा नहीं है। अब कमाल ये है कि जुलाई अगस्त से ये सब कुछ जमा कर रहे हैं। प्लान तो बहुत पहले से शुरू हो चुका, लेकिन अगर लास्ट 4 मंथ से कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, जम्मू कश्मीर पुलिस को उस वक्त, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस जिसके अंदर में फरीदाबाद आता है, किसी को पता नहीं।
इसके बाद जब अक्टूबर से ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस शुरू करती है तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचती है और वहाँ से ये 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। लेकिन उस दिन के बाद भी फरीदाबाद पुलिस या दिल्ली पुलिस का अगर रवैया देखें तो सुरक्षा में चूक है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो आपसी इंटर स्टेट पुलिस के बीच में तालमेल होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान या शेयर करना चाहिए, शायद वो नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शायद पूरी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के साथ शेयर नहीं की, हरियाणा पुलिस ने शायद शेयर नहीं की। जम्मू कश्मीर पुलिस को जब पता चला कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी और फरीदाबाद में ये पूरा मॉड्यूल नया काम कर रहा है, तब तक उन्होंने नहीं किया, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस ने कोई ऑपरेशन नहीं किया था। 9 नवंबर को तब किया जब जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, और 9 नवंबर को भी जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का ये ऑपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट डे दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका होता है, यानी कि 24 घंटे पहले तक दिल्ली पुलिस को भी इस ऑपरेशन में शायद कोई इंटरेस्ट नहीं था, या उनको शेयर नहीं किया गया, उनको भरोसे में नहीं लिया गया। जब भी कोई टेरर अटैक होता है तो वो जगह चुनते हैं ख़ास, जहाँ से उन्हें ज़्यादा पब्लिसिटी मिले। तो फरीदाबाद या उसके आसपास ऐसी जगहों पर तो ब्लास्ट करने का कोई इरादा होगा नहीं। इरादा क्या होगा? देश की राजधानी दिल्ली की ख़ास जगह। तो इसका मतलब है कि अगर इतने दिनों से ये प्लानिंग चल रही है, हमारी खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं, हमारी पुलिस में आपस में कोई तालमेल नहीं, और नतीजा ये कि सुरक्षा में चूक। हालांकि जो 3 लोग पहले से ही पकड़े गए, डॉक्टर मुजम्मिल पुलिस की कस्टडी में है जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर अदील पुलिस की कस्टडी में अक्टूबर से ही। जब लाल किले पर धमाका हो गया 10th को, तो इसके बाद उनसे पूछताछ हुई कि ये बताओ, क्या तुम्हारी प्लानिंग में, तुम्हारी साजिश में लाल किला ब्लास्ट एक हिस्सा था? तो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने बताया कि हमने अभी तक टारगेट चुना ही नहीं था, अभी तो हमें सिर्फ बम बनाना था, और ये बम फरीदाबाद में ही बनाना था, और इसीलिए हम अमोनियम नाइट्रेट और बाकी फ्यूल अभी सब इंतज़ाम करना था। करीब 26 लाख रुपए का इंतज़ाम किया गया था, और ये जो सारे अमोनियम नाइट्रेट खरीदे गए थे, इस पर खर्च आया था करीब 3 लाख रुपए का। बाकी का अब खर्च होना था। यूनिवर्सिटी के लैब से भी बहुत सारी ये लोग जानकारी ले रहे थे, बॉम्ब बनाने की जानकारी इन्हें अलग से दी जा रही थी। अब कुछ वक्त के अंदर इनको बॉम्ब बनाना था। सोचिए अगर सारे बॉम्ब तैयार होते तो, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक की वो ये है कि जो लाल किले के सामने I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, वो बॉम्ब प्री मैच्योर था और फुल्ली डेवलप नहीं था, मतलब आधा अधूरा था, तैयार नहीं हुआ था। तो अगर ये बॉम्ब तैयार होता तो क्या होता? मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने पुलिस को बताया, जम्मू कश्मीर पुलिस को, कि लाल किले के सामने कोई ब्लास्ट करने का हमारा आइडिया था नहीं, कोई प्लान था नहीं, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद से वो डॉक्टर उमर के संपर्क में थे नहीं, क्योंकि उमर भाग चुका था, तो ये पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। पर उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को या फिर लाल किले के सामने हमारा कोई प्लान नहीं था, अभी तो हमें सिर्फ बॉम्ब बनाना था, और उसके बाद टारगेट हमें बताया जाता तब हम ब्लास्ट करते, या मौका बताया जाता तब ब्लास्ट करते। तो 4 महीने से साजिश चल रही है, लेकिन हमारी पुलिस और एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं थी। जो कुछ भी है सब अपनी जगह है, और अब हम जो भी कहें कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे आज पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर को बाकायदा बॉम्ब छोड़ा दिया गया। मैसेज सख्त देना है कि जो भी हमारे सरजमीन पर हमला करेगा हम उसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन सब से पहले अगर हमारी सारी एजेंसियां अलर्ट हों तो शायद ऐसे जो नापाक इरादा रखते हैं, हम वक्त रहते उन तक पहुंच सकते हैं। और आजकल मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, मैंने ये देखा है कि आप स्टेट पुलिस की राइवलरी तो छोड़ दीजिए, विद इन अ स्टेट पुलिस के अंदर राइवलरी है डिपार्टमेंट में, कि वो वाला इस केस को ना सुलझा ले, वो इस केस को ना क्रैक कर दे, मैं करूं ये केस, हमें मतलब आपस में ही इनमें कंपटीशन इस तरह के हैं कि जिससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो जो एक यूनिटी, एक टीम, या फिर ये है कि राष्ट्रहित में पहले ये सब मिल के काम करें, वहाँ श्रेय लेने, क्रेडिट लेने की होड़ ऐसी है कि कई बार सही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर तक नहीं करते। अगर यही पूरी टीम बनकर सारा काम किया होता इस मॉड्यूल को लेकर, तो शायद लाल किले के सामने पैनिक सिचुएशन में ही, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन इंटर स्टेट पुलिस के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन कम है, ट्रस्ट कम है, एक दूसरे से लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, और क्रेडिट लेने की होड़ में इंतज़ार कर रहे हैं।